गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वह है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो अभी हमने जो है वो सेट एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया था, जिसमें जो है हमने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, या जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, इसके बारे में हम काफी हद तक पढ़ चुके हैं। अगर बच्चों इसमें आपके बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर जरूर देखना। ठीक है, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले साल इन आपके जो है इस चैप्टर से आए हुए थे। ठीक है, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुने, इसका आंसर आप मुझे देंगे। कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। बताइए। मैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश और चतुर्थांश। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रथम द्वितीय लिखने की बच्चे जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? तो आप सिर्फ चतुर्थांश ही लिख सकते चतुर्थांश। हैं। ठीक है, आपको चार ये 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सिर्फ चतुर्थांश। तो हाँ। इसमें हमें कहा था कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से एक जो तल हमारा बना, इस तल को हम क्या कहते थे? कार्तीय तल। लिखा भी है, देखिए, कार्तीय तल है ना, या फिर कार्तीय निर्देशांक तल। तल। तो अगर तल की बात होती तो हम कहते कि तल का नाम, अगर आपसे पूछा जाता कि ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये दोनों रेखाएं मिलके कौन सा तल बना रही हैं, तो वो होगा कार्तीय तल। और लेकिन आपसे पूछा गया था कि इन इसने जो तल को बनाया और उस तल के जो हिस्से हुए, उस तल के जो भाग हुए, वो कितने हुए? 4। 1 2 3 और 4, 4 हिस्से जो हुए, इसका नाम अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। इसको लिखना बच्चों बिल्कुल अच्छे से आप लिखेगा एग्जाम में, क्योंकि लिखने में अगर गड़बड़ हो गई तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसमें से फिर आपको आधा नंबर भी शायद ना मिल पाए, है ना, क्योंकि लिखने में गड़बड़ नहीं करनी है। कम मार्क्स का क्वेश्चन हो तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो क्या ये सही है? नो मैम। ठीक है, तो पहला कहाँ होगा? मैम ऊपर। ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा देंगे और हम क्या करेंगे, तो पहला चतुर्थांश कहाँ से हमने शुरू करना है? तो यहीं से हमने शुरू करना होता है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। ठीक है, हम इनको अपनी मर्जी से चेंज जो है वो नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये था कि कार्तीय तल से बने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो भाग है चतुर्थांश और तल है कार्तीय तल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बताइए, ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है 5 कॉमा माइनस का 7, ये किस चतुर्थांश में होगा? तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसको कार्तीय तल में जो है वो निरूपित करना होगा। इसको पहले कार्तीय तल में बनाए। ठीक है, लास्ट चतुर्थांश में। इसमें बेटा, लास्ट ठीक चतुर्थांश है, में। उसको हम कहेंगे चतुर्थ। ठीक है, लास्ट नहीं उसको कहेंगे, उसको हम कहेंगे चतुर्थ या फिर फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक कार्तीय तल बना दिया, ये मेरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, बीच में तो 0 रहता है। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। ठीक है, और अगर बात करें इस तरफ तो यहाँ पर आ जाएंगी माइनस वाली चीजें, -1, -2, -3, हाँ फोर्थ में। ठीक है, ऊपर को लिखें तो 1 2 3 4 और नीचे लिखें वाई एक्सिस पे तो माइनस। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। थोड़ा इसको नीचे हमें और आगे को बढ़ाना पड़ेगा। -6, माइनस सॉरी -7, -8। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये हमारे निर्देशांक है, ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक है 5 और माइनस का 7। हमें पता है जो पहले लिखा जाता है वो x का होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y का होता है। तो x का निर्देशांक 5 है, y का निर्देशांक -7 है। तो x अक्ष पर
इसको नाम दे दिया x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। x अक्ष मतलब इस पूरे अक्ष पर मुझे ढूंढना है कि 5 कहाँ है। तो मैंने देखा 5 यहां पर था, इसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। और मुझे y में ढूंढना है कि माइनस का 7 कहाँ है, तो वो यहां पर था। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो यहां से हम बस एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। यहां से देखिए 7 से आगे की तरफ को एक सीधी लाइन जाएगी और 5 से जो है वो नीचे की तरफ को एक सीधी लाइन आएगी। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, उसी को हम एक बिंदु बना करके उस बिंदु का नाम क्या रखेंगे, तो जो इसका नाम है, इसका नाम आ गया 5 कॉमा माइनस का 7। और ये किस चतुर्थांश में हमें नजर आ रहा है, तो देखो ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हमें ये नजर आ रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, या आप इसको हिंदी में लिखना चाहे तो चतुर्थ चतुर्थांश भी आप लिख सकते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। नो मैम। ठीक है, तो 5 और -7 किसने, वैसे आपको बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जो है वो बिंदु दे दिए जाएंगे, आपको निर्देशांक दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, तो आपने बस उसको ड्रॉ कर लेना और आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे पूछा गया है, एक बिंदु है जिसका इन्होंने निर्देशांक दिए हैं 0,0, जहां पर ये कह रहे हैं कि x अक्ष और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जहां पर x और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। बिल्कुल ध्यान दें, मैंने कहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। और देखिए ये आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो पिछली बार एग्जाम में आए थे। कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिखा है। तो ये y अक्ष था और ये था आपका x अक्ष। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं या दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है, तो वो नाम है इसका मूल बिंदु। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको हम केंद्र बिंदु लिखें, तो इसको बच्चों केंद्र बिंदु नहीं लिखना है, इसको, इसका नाम मूल बिंदु है तो इसको हम मूल बिंदु ही लिखेंगे। बेशक ये बिल्कुल सेंटर में है। ओरिजिन भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं बेटा? ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन वो इंग्लिश मीडियम वाला हो जाएगा, है ना। हाँ, पर आप इसको लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मूल बिंदु और ओरिजिन। ठीक है, तो इसको बस मूल बिंदु कहना है, केंद्र बिंदु या कुछ और भी इसका नाम नहीं होगा। और अगर हम आपसे पूछें कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए x होता है एक और एक y होता है। तो मूल बिंदु पर x कितना है और y कितना है? 0 0 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। क्या पता आपको मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए, क्या पता आपको इसका नाम पूछा जाए, कुछ भी, क्या पता आपको मूल बिंदु का भुज और कोटि पूछा जाए। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है मूल बिंदु को लेकर के, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। मूल बिंदु के कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि बिंदु आपको दिया गया है -4 और -3, -4 कॉमा -3, ये आपको बिंदु दिया गया है। इसमें आपको पूछा गया है कि भुज और कोटि कौन कौन है या फिर कौन से ऑप्शन सही है, ये आपने ऑप्शन बताया। नंबर तो ये ए। बच्चे बताए, ये ए। बच्चे बताए। क्या है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो चीज पहले लिखी जाती है वो x की होती है और जो चीज बाद में लिखी जाती है वो y की होती है। तो देखो -4 पहले लिखा है तो ये x का है, -3 बाद में लिखा है तो ये y का है। तो इसी को हम कहते हैं भुज और कोटि। भुज और कोटि क्या है, तो कुछ भी नहीं, x और y के नए नाम है। x को हम क्या बुलाते हैं, भुज के नाम से, और y को हम बुलाते हैं कोटि के नाम से। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी क्यों गलत है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ने कहा कि x -3 है और y -4 है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर x पर -3 होता तो -3 आगे लिखा जाता, -4 बाद में लिखा जाना था, ऐसा होना था। लेकिन यहाँ पे देखिए -4 पहले है, तो इसका मतलब x है
4, तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, 4 और 3 तक तो सब सही था, लेकिन ये कैसे लिखे गए, तो इनका चिन्ह बदल दिया गया। ये यहाँ पर पॉजिटिव के लिखे गए हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में था वो नेगेटिव के थे, ठीक है, तो इसलिए सी भी गलत और डी भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है। भुज और कोटि कौन है, तो एक्स और वाई कौन है, -4 और -3। तो ऐसे ही आपको किसी और बिंदु के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, मूल बिंदु के लिए पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको एक निर्देशांक दे दिया इन्होंने कि 3 और -3 है, बताइए इस बिंदु की कोटि कौन है। -3 -3 ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा क्या है मैम? कोटि, कोटि मतलब होता है y, इसका मतलब होगा कि -3 इसका कोटि है। -3 हाँ, और भुज होता है x का, तो इसका मतलब भुज होगा इसका 3। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें आपने भुज कोटि को पहचानना है। तो अगर आपको ये चीज पता होगी कि भुज किसको कहा जाता है, कोटि किसको कहा जाता है, तो आपके ये वाले क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होंगे। भुज और कोटि को भी अच्छे से समझने के लिए जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आया है, तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग बच्चों जरूर जरूर आप देखना, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है और कितने मार्क्स का है तो ध्यान से देख लीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। करना क्या है, तो कुछ भी नहीं, बस इसको आपने अपने ग्राफ पे, अपने कार्तीय तल पे निरूपित करना है। इतना इजी क्वेश्चन और 4 मार्क्स का। तो उम्मीद है कि आप कभी इसको गलत ना करें। तो अभी चलो सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के, कॉपी पेन जो भी है उसको निकाल के इसको अपने अपने कार्तीय तल पे बना करके शो करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक भी चेक करवाएंगे, ठीक है। ये आपके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनिए। एक x का एक y का, जो ऐसे ऊपर नीचे लिखे गए हैं, ये एक सेट बनाते हैं। मतलब ये आपका पहला निर्देशांक है -2 और -3। कभी भी ऐसे आगे को मत लेना कि y -3 और 7 को एक साथ मत लेना, ये गलत हो जाएगा। एक x का दूसरा y का, ऐसे इसको लिया जाता है, ठीक है। तो पहला -2 है, दूसरा -3 है, अगला है -3 और 7, अगला है 3 और -1, और उससे अगला है 0 और -1.5। तो ये आपके निर्देशांक है, इनको आप सभी अपने अपने कार्तीय तल पे जो है वो निरूपित कीजिए। सॉरी मैम किसको करना है, सभी को? हाँ, सभी को, एक ही तल पे सभी को। ये x का है, ये x का है और ये y, ठीक है। ध्यान रहे, इस टेबल को आपको बच्चों पढ़ना आना चाहिए। ऊपर नीचे है तो इनको ऊपर नीचे, इसको एक पहला निर्देशांक या पहला बिंदु मानना है, ठीक है। इस पूरे को दूसरा, ऊपर नीचे आगे पीछे मत कर देना, इसको पूरा और इस वाले को पूरा, ठीक है। चलिए अभी कीजिए इसको हल। हमने कर दिया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अभी आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। पहला ठीक है, दूसरा अच्छा, पहले का नाम पर आपने गलत लिखा, -2 और -3 लिखे आपने, शायद 3 के साथ माइनस नहीं लगाया है ना, उसमें माइनस लगा देना। बाकी दिखाएं सेकंड वाला, -3 और 7, ठीक है। थर्ड बताएं, 3 और -1, ठीक है। और ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपके सभी आंसर ठीक है। बस नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसको ध्यान से लिख लो, -3, ठीक है, -2 एंड -3। अभी आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। हाँ, बाकी बच्चे भी पहले इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे बना वो लीजिए, उसके बाद ही है। बेटा, वो माइनस का ही है। तो वो माइनस शायद थोड़ा फीका था, वो नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, उसको आप एक बार अच्छे से लिख लें। जो आपने नाम लिखा ना ब्रैकेट में बंद करके, उसमें -3 थी, ठीक है। चलिए, तो अभी बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करो, अपनी नोटबुक पे बनाओ और मुझे अपनी नोटबुक चेक करवाएं फटाफट से, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपको ये नजर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। मेरा हो गया। ठीक है बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए। फर्स्ट ठीक है, सेकंड बताएं, सेकंड, ठीक है, ठीक है। फोर्थ बताएं, लास्ट वाला, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा,
मैम हमारी क्लास कट जाती है अपना आप। अच्छा, इसमें बेटा नेट का इशू होगा, क्योंकि नेट के कारण ऐसा होता है कभी कभी, जब इंटरनेट नहीं हमारे पास पूरा होता है ना, तब ऐसा होता है। तो कोशिश क्या करें कि क्लास वाले दिन पे आप नेट बचा के रखा करें, ठीक है। मैम है नेट। उसके बाद भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप गूगल मीट से ज्वाइन करते हो या क्रोम से ज्वाइन करते हो? क्रोम। क्रोम से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक बार मीट ऐप से ज्वाइन करके देखें, ठीक है। लिंक कॉपी करके वहां पर अगर आप डालेंगे तो क्या पता वो मीट ऐप से चल पड़े। एक बार इसके बारे में आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं बेटा, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां पे सर हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक तो बेटा आपको मैंने देख लिया, आपका ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। पायल बेटा आपका मैं देख रही हूँ, पहला बताएं, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, ओ सेकंड में आपने थोड़ी सी गलती लिखने में की है। 0 के बिल्कुल ऊपर से 1 शुरू होगा, ठीक है। आपने 7 नीचे लिख लिया, वो थोड़ी सी गलती, चलिए उसको मैं बताऊंगी क्या गलती हुई है। और थर्ड थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एक्स का 3 और वाई का -1, ठीक है। एक्स का 3 और वाई का -1 होना चाहिए था, तो थोड़ा सा बेटा ये गलत है पायल। अभी इसको देखेंगे हम यहाँ पे ठीक करके, ठीक है। प्रमोद कुमार जी के नाम से जो है। हाँ पूजा, आप कुछ कह रहे थे? मैम मैम कर लेते हैं। कर लेते हैं मतलब? फर्स्ट हम कर बताएं। रहे हैं। अच्छा हाँ, करिए करिए, मन का फर्स्ट बताएं, फर्स्ट कहाँ है? -2 -3? नहीं, थोड़ा सा गलत है। -3 था, -2 के साथ माइनस का ही 3 है, तो आप पॉजिटिव वाले 3 में आपने इसको लिख दिया है, तो थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। सेकंड वाला सही है। थर्ड बताएं, 3 और -1? ये भी थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए माइनस का 1 है, तो y का -1 नीचे की तरफ को आता है ना। और फोर्थ भी थोड़ा सा गलत है। कोई बात नहीं, अभी सभी कोशिश करें, देखिए जितनी गलती होगी उतना हम इसको सुधारेंगे, ठीक है। इसलिए सभी ट्राई जरूर करें। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं, पूजा अभी कर रही हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सात बज के 23 मिनट पे मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए जितना आप कर सकते हैं करें और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। 7 बज के 23 मिनट के बाद मैं चेक नहीं करूंगी, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे दिखा सकते हैं आप। मुझे फर्स्ट बताएं, फर्स्ट वाला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट ठीक है। सेकंड बताएं। -3 और 7? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। और 3 और -1? कोई बात नहीं बेटा, कैमरा ऑन जिनका नहीं होता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेरे साथ मैच करिएगा, ठीक है। थर्ड बताएं बेटा, 3 और -1? नहीं, -1 और 3 नहीं था, 3 और -1 था, इसलिए ये भी थोड़ा सा गलत है। और फोर्थ बताएं। 0,1.5 माइनस का। मैम वो नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मैम तो अभी आप करते हैं। अभी 22 हो चुके हैं। 24 पे मैंने शायद 23 पे कहा था मैंने, तो 23 तक अभी कोई और है अगर अपनी नोटबुक चेक करवाने वाले तो करवा सकते हैं बच्चों। अब बेटा माइक ऑफ कर लें। चार्जर। मैम बाकी के चैप्टर कब करवाओगे? और 9th चैप्टर भी आज हम करने की कोशिश करेंगे, बाकी 10th हम शायद ना करें। 10th के बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी, और 11th भी हम करेंगे, ठीक है। थर्ड, 9th और 11th हम कर लेंगे, लेकिन 10th शायद नहीं हो पाएगा, वो बहुत लंबा भी है। उसके बिल्कुल जरूरी जरूरी बातें मैं आपको बता दूंगी, नोट करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी कपिल बेटा आपका मैं देख रही हूँ, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, और चौथा भी ठीक है। चलिए, आपके चारों ठीक है। तो चलिए इसको करती हूँ मैं यहाँ पर अब सॉल्व, क्योंकि क्लास का टाइम फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमें और भी बहुत सी चीजें पढ़नी है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पर प्लॉट, कैसे प्लॉट किया जाता है। जिन बच्चों को भी डाउट है वो बच्चों ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे आपने पूछना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ कार्तीय तल। तो वाई का जा रहा है 7 तक। सॉरी,
और x ये 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाँ देखिए जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा है 7 6 5 तो बेटा ऐसा नहीं करना है, कहां से शुरू करना है। देखो बीच में 0 है ना, तो 0 के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 0 से जब भी हम इधर ऊपर को जाओ, नीचे को जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, आपका माइनस की चीजें ही वहां पर आनी चाहिए। तो माइनस का 1 यहाँ आएगा, फिर -2, मैम माइनस का या प्लस का? ओ सॉरी प्लस का, ओ मैंने चलो कोई बात नहीं। तो प्लस का यहाँ पर देखिए 1, मतलब कि शुरू कहाँ से करना है, से शुरू करना है। एक ने यहाँ पर 7 6 5 ऐसे लिख लिया था, तो ऐसा ना करें, ठीक है। कैसे करना है मैंने कहा, एक बात को ध्यान रखें कि 0 से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं को भी जाएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऊपर गए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और नीचे की तरफ को -1 -2 -3 -4। देखो 1 -1 1 -1 चारों कोनों में कौन है, तो 1 ही 1 हमें नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं पहला अपना निर्देशांक, तो पहला निर्देशांक था -2 और -3। हमें पता है जो चीज पहले लिखी जाती है वो x होती है, जो चीज बाद में लिखी जाती है वो y होती है। इसका मतलब -2 है x, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो बच्चों अपना कार्तीय बिल्कुल बिल्कुल सही से बनाए, नाम भी उसका बिल्कुल सही से आपने लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स तो इसी का होगा कि आपने अपना तल कितने अच्छे से बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर -2 ढूंढना था, वो मुझे यहाँ पर नजर आया। और y अक्ष पर जो है वो हमने क्या करना था, -3 ढूंढना था, वो मुझे यहाँ पर नजर आया। फिर हम क्या करते हैं, तो इन पॉइंट से एक लाइन इससे नीचे को आएगी, ठीक है, और इस वाले से जो है वो आगे को जाएगी, और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी, प्रतिच्छेद हो जाएंगी, उसी को हम एक बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, और इसको आपने ऐसे बिंदु लगा करके और ऐसे बाहर से एक वृत्त बना करके इसका नाम बिल्कुल सही से लिखना है, -2 और -3, ठीक है। नाम में गड़बड़ी मत करना, जो पॉइंट आपको नाम लिखने के लिए दिए गए हैं वैसे ही आपने एग्जाम में भी लिखने हैं। तो -2, -3 ऐसे आपका आना चाहिए था। और बात करते हैं नेक्स्ट निर्देशांक की, तो वो है -3 और 7, -3 कॉमा में 7। इसका मतलब x के x अक्ष पर -3 ढूंढिए, वो मुझे यहाँ पर नजर आया, और y अक्ष पर 7 जमा का 7 ढूंढिए, तो वो मुझे यहाँ नजर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऊपर को लेके जाएंगे, 3 से ऊपर को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बनी, और 7 से क्या करेंगे, तो इस तरफ को एक लाइन लेके आएंगे, ठीक है। और जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, हम ऐसा कह सकते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्ट और हिंदी में प्रतिच्छेद, वहां पर एक बिंदु बना के उस पे वृत्त बना के इसका नाम लिख देंगे हम -3 और जमा का 7, ऐसे -3, 7 ऐसे आप इसका नाम जो है वो लिखना जरूर, ठीक है। लेकिन नाम जब लिखोगे तो बिल्कुल ध्यान से लिखना। नाम लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को साफ पता लग जाएगा कि आपने कहां पर अपना कौन सा पॉइंट बनाया है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट निर्देशांक की, तो वो है 3 कॉमा में 1। तो एक्स अक्ष पर 3 ढूंढो, एक्स अक्ष पर 3 देखा, -1 है। -1, ठीक है। एक्स अक्ष पर हमने 3 ढूंढा, तो 3 हमें यहाँ पर नजर आया, यहाँ पर हमें 3 नजर आया, और y अक्ष पर हमने ढूंढना है -1, तो वो मुझे कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो x और y का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो बिल्कुल ध्यान से करें। यहाँ से लाइन आगे को जाएगी, यहाँ से लाइन नीचे को आएगी, और जहां पर ये प्रतिच्छेद हुए, इंटरसेक्ट हुए, वहां पर हमें अपना एक पॉइंट बना करके उसका नाम लिख लेंगे 3 -1। अब बात आती है अपने लास्ट पॉइंट की, जिसमें शायद बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी थे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज नहीं भी थे, 0 और 1.5 माइनस का, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई एक निर्देशांक बच्चों 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। देखो कौन सा अक्ष है जो यहाँ पर 0 हो गया, एक्स या वाई? एक्स।
एक्स अक्ष यहाँ पर 0 हो चुका है, इसका मतलब कि एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी आंसर नहीं आएगा। आंसर किस पे आएगा? तो आंसर आपका वाई अक्ष के ऊपर आएगा। मतलब वाई ना वो कहीं ना यहाँ बीच में आएगा, ना यहाँ बीच में आएगा, ना यहाँ बीच में आएगा, ना यहाँ कहीं बीच में नहीं आएगा, बल्कि अक्ष के बिल्कुल ऊपर आएगा। और किस संख्या के ऊपर आएगा? तो जो आपको दी गई है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है माइनस का 1.5, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1.5 है वो किस किस के बीच में आता है। तो हमें पता है 1 और 2 के बीच में, है ना, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, 1.5। तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये माइनस के 1 और माइनस के 2 के बीच में आएगा। मतलब ये कुछ यहां पर आएगा और इस पॉइंट का नाम होगा माइनस का 1.5। और क्योंकि एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 है, इसलिए उसको हम इग्नोर करेंगे। हमारा आंसर जो है वो इस बिंदु के ऊपर ही आएगा और इस अक्ष के ऊपर ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, जब भी कोई एक चीज 0 हो जाती है तो उसको भूल जाना है, और जो संख्या आपको दूसरी नजर आती है और जो अक्ष आपको दूसरा नजर आता है, उसी अक्ष की उसी संख्या पर आपका उत्तर आएगा। तो इसका नाम हो गया 0, -1.5। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो 0 को मत भूलना, 0 भी साथ ही रहेगा और माइनस का 1.5 आपके लिखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था 0 वाला। अभी अगर हम आपके एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका कुछ घुमा फिरा के तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा अलग था। 1.25। अभी देखिए, अभी हमने 1.5 के बारे में पढ़ा तो हमें पता है ये बिल्कुल बीचों बीच आता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पर आ गया 1.25। तो बताइए, अगर मेरे निर्देशांक ऐसे हैं तो कहां पर आपका उत्तर आना चाहिए, किस अक्ष पर उत्तर आएगा? आप इतना ही बता मैम दें। अक्ष पर और एक प्लस की साइड। के बीच में। ठीक है, मैम बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, लेकिन एक के साइड हाँ, आएगा। हमारा क्या है, y हो गया हमारा 0, तो इसका मतलब y अक्ष पे उत्तर नहीं आएगा। उत्तर आएगा x अक्ष पर, और x अक्ष के किस पर? तो 1.25 पर। तो हमने देखा ये 1.5 नहीं है, ये 1.25 है, तो हम इसको 1.2 मान के भी चल सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए 1.2 कैसे आता है? तो 1.2 1 के बिल्कुल साथ में आएगा, क्योंकि 2 कब आएगा? 2 तो बहुत दूरी पे आएगा। 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करते करते जब तक 1.9 तक ना पहुंच जाए तब तक हमारा 2 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो 1.25 है वो 1 के थोड़े करीब हम रखेंगे और इस बिंदु पर वो होगा। ठीक है ना, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, 2 के करीब तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 के थोड़ा करीब ये रहेगा। तो ये वाला जो बिंदु है ये हमारा उत्तर आ गया 1.25 और 0। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि कैसे आपने पता करना है कि पॉइंट वाले कहाँ आएंगे। ये अगर आपको आ गया तो पॉइंट वाले क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कैसे कैसे हमने इसको करना था? नो मैम। सभी बच्चे बताइए, हाँ, 0 मैम। वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? जो 0 वाले हमने किए। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आप ही मुझे बताएंगे, ये रिपीट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन आया है कि जो आपके बिंदु है, बिंदु ध्यान से सुन लीजिए, 0,0, 0,2, 2,2 और 2,0। ये जो आपके बिंदु हैं, इनको जब आप कार्तीय तल पे दर्शाओगे और इनको जब मिला दोगे, चारों को आपस में जब मिला दोगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ये आपने मैम बताना है। square। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। और कैसे आप स्क्वायर। कह सकते हैं कि वो स्क्वायर ही होगा? आपको कैसे पता लगा कि वो एक स्क्वायर है? वो एक आयत क्यों नहीं है? मैम उनमें 2-2 का गैप है। ठीक है, 1, 2, 3, और ऊपर की तरफ को भी 1, 2, 3, और नीचे की तरफ को तो जितना मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव वाली संख्या ही नहीं है। और इस तरफ को, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस 0,0 बिंदु को पॉइंट आउट करो, तो बताइए ये 0,0 बिंदु मुझे कहाँ मिलेगा? मैम 0 पर। मूल बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर। तो इस बिंदु को मैंने करके इसका नाम रख दिया 0,0, क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु है। 0,2 बताइए किस अक्ष पर होगा और किस संख्या पर? किस अक्ष की किस संख्या पर?
मैम y अक्ष की दूसरी संख्या पर। y अक्ष का और कितना 2, क्यों? क्योंकि x तो 0 है, x तो हमारा 0 हो गया, इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। जो चीज 0 हो जाती है उसको भूल करके जो चीज 0 नहीं हुई उस पे हम अपना उत्तर जो है वो बनाते हैं। तो ये है और इसका नाम है 0,2। बात करें 2,2 की तो यहीं से आगे को ये x y का 2 है, ये x का 2 है, इस बिंदु पे आके दोनों मिलेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2,2। और बात करें अपने लास्ट निर्देशांक की तो बताइए 2,0 किस अक्ष पर और किस संख्या पर होगा? मैम x अक्ष पर मैम 2। हाँ, ठीक है। यस मैम। अब हमने क्या किया, तो अब हमें कहा कि इन सभी को जो है वो आपस में मिला दो। तो मैंने इसको मिला दिया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। और मुझे एक आकृति जो है वो दिख गई है, जो कि बिल्कुल सही कहा, क्या थी? तो ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक स्क्वायर है। कैसे हमें पता लगा, तो इसको भी देखते हैं कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हुआ क्या, यहां पर जो ये है, यहां से यहां 0 से ये कितना कदम चला, तो 0 से ये 2 कदम चला यहां पर, ठीक है। और बात करें तो यहां पर भी 0 से यहां तक को ये 2 कदम चला। बात करें तो यहां से ऊपर को देखो, इतनी ही दूरी है, यहां से यहां और यहां से यहां सेम दूरी है। तो अगर यहां ये 2 कदम चल रहा है, इसका मतलब यहां से ऊपर को भी ये 2 कदम ही चला है, और इधर से इधर को भी ये 2 कदम ही चला है। तो इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर है, कितने यूनिट की? तो 2 यूनिट की इसकी चारों भुजाएं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये एक वर्ग है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कब वर्ग होगा, कब आयत होगा, कब चतुर्भुज, कब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ऐसी भी आपको आकृति वाली भी आ सकती है, क्या पता आपको त्रिभुज वाली आ जाए, कि क्या पता उसमें त्रिभुज बन रहा हो। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अपने पॉइंट्स को कार्यतल पे निरूपित कर देना, फिर आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा कितने तरह के सवाल आपके इस थर्ड एक्सरसाइज से बन रहे हैं, जो कि हैं तो इजी, लेकिन छोटी छोटी गलती से गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थर्ड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ना भी मत, बिल्कुल मत छोड़ना। जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है, उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। बढ़ते हैं अभी आगे, तो ठीक है, अभी इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे। अभी हम बढ़ते हैं अपने 9th चैप्टर की तरफ। इंग्लिश मीडियम है, 1 मिनट। ठीक है, अभी यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। 1 मिनट का मुझे समय दें। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका 9th चैप्टर। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। अभी हम अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, इसका बेसिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक रूल है जो क्या कहता है, अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। 9.1 के लिए भी वो जरूरी है और 9.2 के लिए भी वो जरूरी है। तो एक नियम कहता है कि अगर आपकी जो बच्चों आकृतियां हैं, ठीक है, अगर आपकी आकृतियां हैं कौन कौन सी? त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर आपकी 2 आकृतियां हैं, एक उसमें से त्रिभुज है, एक उसमें से समांतर चतुर्भुज है, और वो आकृतियां एक ही आधार पर खड़ी हो, किस पर खड़ी हो? एक ही आधार पर। कौन कौन? तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, अगर वो एक ही आधार पर हो, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, या और नंबर 1 ये, और नंबर 2 क्या? तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो। क्या होना चाहिए? कि एक तो उनका आधार बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए, और दूसरा एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में अगर आपका त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में कौन कौन? तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, यहां पे मैं लिख लेती हूं, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज
एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो क्या होता है, इनके क्षेत्रफल के बीच में एक संबंध बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? तो जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, किसका क्षेत्रफल? तो जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर, 1/2 ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसके क्षेत्रफल के आधे के बराबर। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका समांतर चतुर्भुज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखता है, तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका समांतर चतुर्भुज 40 का है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो त्रिभुज हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का। लेकिन कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एक ही आधार पर वो खड़े होने चाहिए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होने चाहिए। तो इस रूल को, इस नियम को यूज करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब हम कहेंगे कि जो हमारी आकृतियां हैं वो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, और कब हमने कहना है कि ये जो आकृतियां हैं ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ठीक है, ये अभी हम पता करेंगे कैसे इसको करते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं हम। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप कहेंगे आकृतियां एक ही आधार पर खड़ी हैं और एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में है। तो दो केसेस लेते हैं। पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज यहां बना दिया। ध्यान दे, समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, इसकी दोनों जो रेखाएं, सॉरी, जो चार इसकी भुजाएं होती हैं उनमें से ऑपोजिट जो इसकी भुजाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा समांतर चतुर्भुज। ये वाली रेखा ऐसे को बढ़ती जाएगी, ये वाली ऐसे को बढ़ती जाएगी, कभी आपस में नहीं मिलती, और ये वाली ऐसे को बढ़ती जाएगी और ये वाली ऐसे को ही बढ़ती जाएगी, ये भी आपस में कभी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसके ही अंदर मैंने एक त्रिभुज भी बना लिया है। चतुर्भुज, और बेटा माइक ऑफ रखिए अभी। ठीक है, ये मेरा पहला केस है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको पी। ठीक है, और दूसरा केस यहां पर लेते हैं, ये भी मेरा एक समांतर चतुर्भुज ही है और इसके अंदर भी मैं अभी एक त्रिभुज बनाने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपको अगर ये चीज नहीं आएगी तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ये आपका एक त्रिभुज मैंने इसके अंदर बना लिया। ठीक है, इसका भी नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम भी सेम है, ए बी सी डी और यहाँ पर पी क्यू आर। चलिए, तो अभी हमने देखना है कि क्या ये जो हमारी आकृतियां हैं, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, क्या इनका आधार सेम है? तो देखते हैं क्या इनका आधार सेम है। तो मैंने देखा कि मेरा जो समांतर चतुर्भुज था उसका जो आधार है वो डी से शुरू होकर के सी पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ए बी सी डी ही मेरे समांतर चतुर्भुज का नाम है। क्या नाम है? ए बी सी डी। इसका मतलब जो समांतर चतुर्भुज है वो CD पर खड़ा है, क्योंकि इसका नाम है ABCD। ठीक है, किसका? पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का। बात करूं, क्या आप मुझे ट्रायंगल, इस त्रिभुज का नाम बता सकते हो पढ़ के कि त्रिभुज का नाम क्या है? PCD। ठीक है, PCD। तो क्या इस त्रिभुज का जो आधार है वो भी क्या DC या फिर CD ही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें नाम से भी पता लग रहा है, इसमें CD कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसका आधार है। और जब हमने यहाँ पर इसको देखा तो भी हमें दिख रहा है कि त्रिभुज का जो बेस है, जो आधार है वो भी CD है, और जो हमारे इस समांतर चतुर्भुज का आधार है वो भी CD है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों एक ही आधार पर खड़े हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। तो मैंने देखा, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाती हूं तो ये एक समांतर रेखा है, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाती हूं तो ये भी एक समांतर रेखा है। इसका मतलब कि ये दोनों आकृतियां, ये दोनों त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज कैसे हैं? एक ही आधार पे बने हैं और एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में भी खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे, ये दोनों आकृतियां कैसी हैं?
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या है वो अप्लाई होगा, तो हम कहेंगे यस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, सॉरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के कितने के बराबर हो जाएगा? आधे के। आधे के बराबर, ठीक है। अब वही बात करते हैं दूसरे वाले केस की। तो यहाँ पर इसका नाम पढ़िए, पैरेललोग्राम का नाम पढ़ो। जो आपका समांतर चतुर्भुज है उसका नाम क्या है? ABCD। ठीक है, ABCD। और आपका जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है? PRQ। PRQ या फिर PQR, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इनके नाम में कुछ भी कॉमन नहीं आया, और हम देख भी सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज शुरू हुआ उसका जो आधार था वो P से शुरू होके Q पे ही खत्म हो चुका है। जो हमारे त्रिभुज का आधार था वो P से शुरू हुआ, Q पे खत्म हो गया, लेकिन जो हमारे इस पैरेललोग्राम, इस समांतर चतुर्भुज का आधार है वो D से शुरू होकर के C पे खत्म हो रहा है। तो क्या ये एक ही आधार पर बने हैं? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का आधार है PQ और इस समांतर चतुर्भुज का आधार है ABCD। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कि ये एक ही आधार पर नहीं खड़े हैं। लेकिन क्या ये एक जैसी समांतर रेखाओं पर के बीच में है? यस मैम। हाँ, समांतर रेखा की बात करें तो देखिए इस पर और इस पर ये बिल्कुल सेम है। समांतर रेखाएं दोनों के लिए सेम थी, लेकिन आधार सेम नहीं था। और हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो हम कह देंगे उसको नो। और ये जो रूल है, ये जो नियम हमने पढ़ा, ये इस पर काम नहीं करेगा। इस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर नहीं होगा। इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया? दो केसेस कैसे कैसे होते हैं? यस मैम। ठीक है, अभी अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए तो देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाएंगे। इसको अभी मिटा देते हैं और अभी करते हैं 9.1 के क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको पहचान में आ गया तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 9.2 के और 3 के। ठीक है, 3 के तो नहीं पर 2 के। ठीक है, अब इसको मैं जूम करती हूँ। तो पहला बताइए, यहां पर आपने बताना है कि जो आकृतियां बन रही हैं क्या वो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? पहले की अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाँ ऐसा हुआ। क्या हुआ? तो यहाँ पर आधार की बात करें तो DC सबका आधार है, त्रिभुज का आधार भी DC है और इस समांतर चतुर्भुज का आधार भी DC है। और बात करें तो ये वाली रेखा भी समांतर है और ये वाली रेखा भी समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या अगला ऑप्शन होगा? नो मैम। रीजन भी बताएं क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि आधार तो सेम है लेकिन मैम रेखा ही है। ठीक है, आधार तो सेम है। देखिए SR, ये वाली जो आकृति है ये भी SR पे खड़ी हुई है ना, और ये वाली जो आकृति है ये भी SR पे ही खड़ी हुई है। तो आधार तो सेम था, लेकिन बात करें समांतर रेखा की तो इसकी समांतर रेखा एक ये है और दूसरी ये है। समांतर चतुर्भुज की समांतर रेखाएं ये दोनों हैं, लेकिन जो बीच में अलग सी आकृति बनी है इसकी समांतर रेखा अलग हो गई। तो 3 यहाँ पर हमें दिख रही है, 3 नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिर्फ 2 ही होनी चाहिए थी। ठीक है, और वो भी उभयनिष्ठ, वो भी कॉमन। तो इसलिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें समांतर रेखाएं अलग अलग हो चुकी थी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो बताइए ये सही है या नहीं? यस मैम। ठीक है, हाँ ये यस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार भी सेम है और दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में है। नेक्स्ट बताइए, फोर्थ। नो मैम। नो मैम। ये नहीं है, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो ये त्रिभुज है इसका आधार Q से शुरू होकर के P पे ही खत्म हो गया, जबकि जो हमारा समांतर चतुर्भुज था वो C से लेकर के B तक अपना आधार बनाए हुए है। तो आधार ही अलग हो गया। समांतर रेखाएं भले ही सेम थी लेकिन आधार अलग हो गया, इसलिए इसको भी कहेंगे हम नो। बात करते हैं अगले की। तो अगला बताएं। यस मैम। ठीक है, ये यस है, क्योंकि एक तरफ से देखो इसका आधार सेम है। आधार सेम है बच्चों, इसको आधार मत मानो। आखिर तो कुछ भी हो सकती है, तो इसको आधार नाम मान करके इसको आधार मान लो, तो आधार तो देखिए सेम हो गया। और बात करें समांतर रेखा की तो हाँ ये समांतर रेखाएं भी हैं आपस में, इसलिए हम इसको यस कहेंगे। ठीक है, नो भी कहा होगा जैसे इस वाली चीज को देखिए पर इसको ना देखें। ठीक है, एक तरफ से भी अगर आधार सेम हो गया तो हम कहेंगे ये यस है। ठीक है, तो इसका यस है बेटा, इसका यस होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। नो मैम अगले।
ठीक है, तो इसका यस है कि हाँ ये भी एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर खड़ी है, क्योंकि आधार देखिए, आधार दोनों का एडी है, आधार दोनों का एडी है, और बात करें तो दोनों ही समांतर रेखाएं थी। अब ये नेक्स्ट बताएं। नो मैम। नो मैम। नो, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक आयत मुझे नजर आ रहा है, इस आयत ने अपना सब कुछ ही अलग कर दिया, इसने अपना देखिए आधार भी अलग कर दिया है, और समांतर रेखा भले ही सेम थी लेकिन आधार दोनों तरफ से अलग है। इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में एक तरफ से तो आधार सेम था ना, यहाँ पर देखिए एक तरफ से तो सेम था, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से ही इसने अपने आधार अलग अलग कर दिए हैं, और जब आधार ही अलग हो गए तो हम इसको एक ही आधार पर और समांतर रेखा के बीच में बनी हुई आकृति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बस यही था इसमें मेन जो आपको आना चाहिए था। अभी बढ़ते हैं 9.2 की तरफ। तो ये सभी को समझ आ गया है कि कब इन आकृतियों को हमने यस कहना है, कब नो कहना है, और आपको समझ आ गया होगा बच्चों की समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज और इसकी बात हो रही है, आयत वगैरह को इससे मत जोड़ना। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जब एक ही आधार पे खड़े हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाता है। ठीक है, अभी हम करते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि एक आकृति में आपको ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें जो ए ई है वो पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है, लंब बना रही है किस पर, तो डीसी पर, और सी एफ जो है वो लंब बना रही है किस पर, तो एडी पर। ठीक है, और आपको कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक और चीज समझ लेते हैं कि त्रिभुज का, ये तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर, कब, जब वो एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में हो। लेकिन इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सभी बच्चे लिख लें। तो सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यस मैम। अब जाए बताएं। यस मैम। 1/2 तो गुना में आधार गुना में ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिन्हें इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। और अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार उसमें गुणा ऊंचाई। उसमें जो है वो हाफ नहीं लगता, उसमें बस क्या हो जाएगा, आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब देखते हैं आधार गुणा ऊंचाई तो हमने पढ़ लिया, पर कैसा आधार कैसी ऊंचाई इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो सभी फटाफट से, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो वाई टाइप कर लीजिए। चलो इसको मिटाने वाली हूं मैं अब। त्रिभुज का होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और चतुर्भुज का होगा सिर्फ आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर एक फटाफट से बना लिया है एक समांतर चतुर्भुज, ऐसे 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 और ऐसे। अगर मैं बात करूं तो इसकी 4 हाइट हो सकती है, एक हाइट यहां से आएगी, एक हाइट यहां से जाएगी। ठीक है, यहां से आएगी, ऐसे को आ सकती है नीचे को, यहां से ऊपर को जा सकती है। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ 2 हाइट बनाई इसकी, इसकी 4 हाइट बन सकती हैं। एक मैंने ये बनाई, एक मैंने ये बनाई। ठीक है, ध्यान दे बच्चों, हाइट कैसे देखनी होती है, ये आपका ए बी सी डी इसका नाम है, इसका नाम मैंने लिख दिया ओ, इसका नाम मैंने लिख दिया पी। तो एपी एक हाइट है, इसकी वैल्यू मान लो 9 सेंटीमीटर है, और ये किस पर गिर रही है उसका नाम बताइए। एपी का आधार कौन है। डीसी। एपी खुद एक ऊंचाई है, और इसका आधार अगर हम बात करें तो इसका आधार कौन है, तो वो है डीसी। तो अगर आप किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो, और आप इस हाइट ले रहे हो, तो आपको यही सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। हाइट आपने ये वाली ली, हाइट के नाम पे आपने इसको ले लिया, ऊंचाई के नाम पे आपने इसको ले लिया, और
आधार के नाम पे आप इसको ले रहे हो, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जो ऊंचाई जिस लाइन पर गिर रही होती है वही उसका आधार होता है। तो आपका आधार ये वाला ही होगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई आधार मत लेना। तो चलिए बताइए, अगर मैं CO हाइट को लेती हूं तो इसका आधार मुझे कौन लेना होगा? AB AB, ठीक है, AB, ठीक है। तो बस ये आपको मैंने समझाना था। अभी करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अभी बताती हूँ आपको मैं क्वेश्चन क्या है। कोई कुछ कह रहा है बेटा? नो कोई कुछ मैम। कह रहे हैं? चलो, ये एक इन्होंने कहा कि एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर है और इसकी एक हाइट है जो कि C से निकल के F पे गिर रही है और दूसरी इसकी हाइट है जो A से निकल के E पर गिर रही है, ठीक है। तो इसका नाम है A, इसका नाम है E, इसका बेटा माइक ऑफ रखें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में माइक ऑन ना करें, ठीक है। और इसका नाम है F। तो अब इन्होंने कहा कि इसकी हमें अब वैल्यू दे रखी है। इन्होंने कहा जो आपका AB है बच्चों वो है 16 सेंटीमीटर का और जो AE है, AE है शायद 8 सेंटीमीटर, हाँ AE है आपके पास 8 सेंटीमीटर और जो CF है वो है 10 सेंटीमीटर। चलो, तो अभी हमने सीखा कि क्या करना होता है, जिस जिस ऊंचाई को लोगे उसी आधार को लेना है। लेकिन हुआ क्या, हमने ये तो सीख लिया कि जिसकी ऊंचाई उसका आधार लो, पर जब हमने देखा तो इसका आधार DC है, इसका आधार AD है, लेकिन हमें एक भी आधार की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमने अब क्या करें, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने याद किया कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके गुण होते हैं। तो हमें याद आया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ए भी 16 सेंटीमीटर है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर ए भी 16 सेंटीमीटर है तो बताइए कौन सी एक और भुजा 16 सेंटीमीटर की ही होगी? DC। ठीक है, तो इसका नाम मैंने अब 16 सेंटीमीटर कौन है, वो DC। तो AE मेरी ऊंचाई थी कितनी, 8 सेंटीमीटर की, और उसका आधार था DC, वो मुझे मिल गया 16 सेंटीमीटर ही। कैसे? क्योंकि मुझे पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और दूसरा सेट देखूं तो दूसरी मेरी ऊंचाई है FC जो कि है 10 सेंटीमीटर और दूसरा मेरा आधार कितना है, उसका नाम है AD, पर वो कितना है वो मुझे नहीं पता। और अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यही पूछा गया है कि AD को ज्ञात करो, पता करो कि AD कितना है, ठीक है। तो अभी AD को फाइंड करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम में लिख रही हूँ शॉर्टकट में इसको, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई। तो अभी मुझे ध्यान से अपनी आधार और ऊंचाई को चुनना होगा। ऐसा ना हो कि FC को हमने ऊंचाई ले लिया और उसके बाद उसके आधार की वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऊंचाई चुना किसको, AE को, और उसका आधार है DC, ठीक है। तो यहाँ पर आधार है DC गुणा में AE, कितना आ जाएगा, तो 8 गुणा में 16, सॉरी 16 गुणा में 8, आधार है 16 और ऊंचाई है 8, ठीक है। तो 16 8 होता है 128, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जब मैंने इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला तो मेरे पास आया आधार गुणा में ऊंचाई। अब यहाँ पर मेरे पास दो पेयर पड़े थे तो मैंने एक जोड़ा ले लिया, ये वाला, क्योंकि इसमें मेरे पास दोनों की वैल्यू थी, इसमें नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, इस जोड़े को ले लिया, उससे मेरा क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, ये समांतर चतुर्भुज तो एक ही है ना, ये तो यहां से यहां तक एक ही है। तो अगर इस वाले पेयर को लेकर के मेरा जो क्षेत्रफल है वो 128 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या दूसरे वाले जोड़े को लेकर के भी ये इतना ही आएगा? बताइए फटाफट से। यस मैम। हाँ,
इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इतना ही है ना, भले ही इसकी ऊंचाई और आधार बदल गए लेकिन क्षेत्रफल तो इसका इतना ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल की मदद से ही हम अपने एडी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस क्षेत्रफल की मदद से एडी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है आधार और ऊंचाई का कोई भी जोड़ा ले लो, जोड़ा सही होना चाहिए। जिसकी ऊंचाई उसी ऊंचाई का आधार लेना है, जोड़ा सही लेना है। ठीक है, तो इस जोड़े को हमने यूज कर लिया था। अब इसको हम लेते हैं, तो हमें पता है चाहे जिस मर्जी जोड़े से आप इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल हर बार 128 सेंटीमीटर ही आएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। अभी क्षेत्रफल मैंने यहां लिख दिया। क्षेत्रफल मुझे पता है कितना होता है, तो वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई। इस बार का आधार मुझे नहीं पता लेकिन क्षेत्रफल पता है, तो क्षेत्रफल मैंने लिख दिया 128। आधार है इसका एडी जिसकी वैल्यू निकालनी है, ऊंचाई है इसकी 10। ठीक है, अब यहां से मुझे इस एडी की वैल्यू को निकालना है, तो कैसे निकलेगी? मैम 10 को इस तरफ ले आएंगे। 10 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, 10 10 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ आकर के हो जाएगा भाग, ये आ जाएगा 128/10 और इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर मत लगाना, ये आपका 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई है। तो इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया है। फटाफट से इसको करते हैं रिवाइज। कैसे किया? पहले हमने देखा कि आधार दिया है, ऊंचाई दी है, सॉरी आधार नहीं दिया है, बस ऊंचाई दी है। फिर हमने सोचा कि ऊंचाई तो इन्होंने दे दी लेकिन आधार कहां से लाए, तो हमें इन्होंने एक भुजा की वैल्यू दे रखी थी जो थी 16 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इस समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो मैंने इसी 16 को यहां पर भी लिख लिया क्योंकि ऐसा होता है, ये इसका एक गुण है। तो मुझे जब मैंने 16 को यहां पर लिखा तो मुझे इस वाली ऊंचाई का आधार मिल गया और इन दोनों की मदद से पहले मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल मेरा आगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अब क्षेत्रफल भी है ना, मेरे पास अब क्षेत्रफल भी है, मेरे पास ऊंचाई भी है। तो जब हमारे पास दो चीजें हो तो तीसरी को हम खुद निकाल सकते हैं, जब हमारे पास दो चीजें पड़ी है तो तीसरी को हम खुद निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली चीज का यूज कहाँ किया, तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना, पहले ही एडी की वैल्यू मत ढूंढने लग जाना, क्योंकि एडी की वैल्यू निकलेगी क्षेत्रफल की मदद से। तो इसलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकाल लेना। अब आप कहेंगे कैसे माने हम कि क्षेत्रफल इतना ही आएगा, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर एडी की वैल्यू पुट कर दो। आधार कितना है 12.8, ऊंचाई कितनी है 10, गुणा करोगे तो आपके पास इस बार भी जो क्षेत्रफल है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया। तो चाहे आप इस वाले जोड़े को लो, ठीक है, या ऊपर वाले जोड़े को लो, आपका क्षेत्रफल कैसा आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगा। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी 11th एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जितनी हमसे हो पाएगी उतना हम करेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को लेकर के, आज जो हमने क्वेश्चन किए उनको लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।